हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो केवल डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए ही नहीं यूज होते हैं। इसके साथ साथ वो लार्ज वॉल्यूम के डेटा को फ्यूचर में यूज करने के लिए भी स्टोरेज का काम करते हैं। डेटा दो टाइप से स्टोर करते हैं। देखो, या तो कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उस समय भी वो डेटा को जो करेंटली यूज कर रहा होगा उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होगा किसी न किसी लोकेशन पे। और जो बाद में कभी यूज करेगा फ्यूचर यूज के लिए, जो जो डेटा कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे स्टोर करेगा। तो जो करेंटली हैंडल्ड डेटा है उसको जहाँ पे वो सेव करता है उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और जो फ्यूचर यूज करने के लिए जहाँ पे स्टोर करता है, जिस लोकेशन पे स्टोर करता है, उसको वो सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। प्राइमरी लोकेशन जो है उसको ही प्राइमरी जो मेमोरी है उसको ही मेन मेमोरी कहा जाता है या मेमोरी कहा जाता है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसको सेकेंडरी स्टोरेज या ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सारे उसके नाम होते हैं। तो देखा जाए तो मेमोरी सिस्टम्स हमने पढ़ा था दो टाइप का होता है, एक मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी। मेन का मतलब प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ही स्टोरेज कहलाता है और प्राइमरी मेमोरी को मेमोरी कहते हैं। क्लियर? अब कोई मेमोरी कितना मैक्सिमम डेटा ले सकता है, कितना मैक्सिमम डाटा अपने पास रख सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। हम जानते हैं, अगर देखा जाए तो बाइट्स होती हैं, बाइट्स है ना। जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो बिट कहलाती है। बिट, जीरो और वन, जीरो या वन, ये बिट होती हैं, इनको बिट्स भी कहते हैं। चार जब बिट्स एक ग्रुप में रखी जाती हैं तो वो निबल कहलाता है। क्लियर? अब जब 8 बिट रखी जाती हैं तो वो एक बाइट कहलाता है। ठीक है। किलो बाइट जो माना जाता है मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। वैसे यूनिट्स तो बिट्स हैं, लेकिन आम बोलचाल भाषा में किलो बाइट से ही हम लोग डेटा को मेजरमेंट कहते हैं, उसकी लेंथ को बताते हैं। तो एक किलो बाइट में 1024 बाइट होती है। मीन्स 2 की पावर 10 बाइट्स, याद रखना 2 की पावर 10 बाइट्स होती हैं 1 किलो बाइट में। 2 की पावर 10 मतलब 1024 बाइट्स। 1024 को अप्रॉक्सीमेटली हम 1000 कह सकते हैं, या ये 10 की पावर 3 बाइट्स कहलाता है। क्लियर? अब जब 1024 बाइट हुई तो हम उसको 1 किलो बाइट कहे। जब 1024 किलो बाइट हो जाएंगी तो हम इसको दूसरा नाम लेंगे, इसको हम एक MB बोलेंगे। MB का मतलब है मेगाबाइट। ओके ओके 1024 किलोबाइट को हम अब 1 MB बोलेंगे, मतलब 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होंगी, या 2 की पावर 20 बाइट्स होंगी। अगर हम 2 की पावर 20 को ओपन करें तो देखेंगे 3 3 6 जीरो आ रहे हैं, लगभग 6 जीरो। तो वो 10 की पावर 6 बाइट्स के बराबर होता है। जब 1024 MB 1024 मेगाबाइट इकट्ठा हो जाती हैं तो हम इसको बोलते हैं 1 GB। 1 GB में 1024 MB होती हैं, मतलब कि दो की पावर 30 बाइट्स। 2 की पावर 30 बाइट्स को जब हम 2 की पावर 30 को जब ओपन करेंगे तो हम देखेंगे 3 3 6 3 10, मतलब 10 के बाद 9 जीरो आएंगे, इसीलिए हम 10 की पावर 9 बाइट्स कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये है। ओके। जब 1024 गीगाबाइट, GB मतलब होता है गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट हो जाती हैं तो हम इसको 1 टेराबाइट बोल देते हैं। टेराबाइट
ये है टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 जीबीज होती हैं, मतलब 2 की पावर 40 बाइट। अप्रॉक्सीमेटली ये 10 की पावर 12 बाइट्स के बराबर होता है। जब 1024 टेराबाइट इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक पेंटाबाइट कहलाता है। ओके, ऐसे ही 2 की पावर 50 बाइट्स होंगी। इसको ओपन करेंगे तो 10 की पावर 15 बाइट्स लगभग आएगा। ये 10 की पावर में याद करने के लिए है। ओके, जब 1024 टेराबाइट इकट्ठा हो जाती हैं तो हम उसको एक पेटाबाइट कहते हैं। ओके, पेटाबाइट। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती हैं। अब जब 1024 पेटाबाइट इकट्ठा हो जाती हैं, मतलब 1024 पेटाबाइट इकट्ठा हो जाती हैं, तब हम उसको एक एक्साबाइट कह देते हैं। एक्साबाइट को हम ईबी से डिनोट करते हैं। देखो ना, सबके शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। ओके, जब 1024 एक्साबाइट हो जाती हैं तो हम उसको एक जेटाबाइट बोल देते हैं। जब 1024 जेटाबाइट हो जाती है तो हम एक उसको योटाबाइट बोल देते हैं। तो देखा जाए, अब एक लाइन से देख लो। सबसे छोटी इकाई है बिट्स। 4 बिट्स एक ग्रुप में रखी जाती है, निबल कहलाता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 1024 बिट्स मिलकर के एक केबी कहा जाता है। केबी किलो बाइट को बोलते हैं। केबी सबके 60 फॉर्म आते हैं। केबी है, एमबी है, मेगाबाइट, जीबी है, गीगाबाइट, टीबी है, टीबी टेराबाइट, पीबी है, पेटाबाइट, ईबी है, एक्साबाइट, जेडबी है, जेटाबाइट, वाईबी है, योटोबाइट। इसके आगे भी है, लेकिन आप लोगों के लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ये भी पूछ सकता है 1 एमबी में कितने केबी है, या 1 पीबी में कितने टीबी है, या सबसे बड़ी यूनिट इनमें से 4 में से कौन है। केबी, एमबी, टीबी और जेडबी में तो जेडबी सबसे बड़ी यूनिट है। क्लियर? ये पूछा जाता है। तो आगे हम देखते हैं। हमने देखा कि मेमोरी 2 टाइप की होती है, या तो वो होती है प्राइमरी मेमोरी या होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम स्टोरेज बोल देते हैं। जो ये प्राइमरी मेमोरी है, मतलब कि मेमोरी, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है रैंडम एक्सेस, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी देखो क्या होती है, जो रैम कही जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब मैंने बताया है, फिर से मैं बताता हूँ। वोलेटाइल का मतलब है जैसे कंप्यूटर ऑन है, उसको हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, तब तो ये मेमोरी में डेटा इकट्ठा रहेगा। जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे या उसको पावर देना बंद कर देंगे तो जो रैम है उसके सारा डेटा गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो उसको वोलेटाइल कहते हैं। अगर ना चला जाए, सेव रहे, तो वो नॉन वोलेटाइल होता है। क्लियर? तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वोलेटाइल और राइटेबल, जिसको हम लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। और दूसरी है रोम। ये भी एक स्पेशल टाइप का रैम है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, मतलब अगर उसमें डेटा है, चाहे आप पावर कट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, उसमें डेटा हमेशा सेफ रहेगा। ओके, random access memory, it is a volatile memory and loses its data when the power is switched off. It is the main memory of the computer systems and stores the data temporarily and allow the data to be accessed in any order. Okay, ये जो रैम है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को हम डी रैम कहकर बुलाते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को हम एस रैम कहकर दिखाते हैं। देखो ये लिखा है। डायनामिक रैम जो है उसको एक एक्सटर्नल सर्किटरी रीजनरेट करने के लिए या डेटा रिफ्रेश, स्टोरेज को रिफ्रेश करना होता है, डेटा स्टोर डेटा को रिटेन करने के लिए। मतलब स्टोरेज डेटा है उसको रिटेन करने के लिए हमको एक रीजनरेट की ज़रूरत पड़ती है, एक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम डायनामिक रैम कहते हैं। स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होता, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें मोर कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड होती है वो, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा यूज़फुल नहीं होती है। हाँ अच्छी है, बाकी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है और ये इसमें मोर पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ज़्यादातर जो मोबाइल्स फ़ोन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उसमें डायनेमिक रैम का यूज किया जाता है। क्लियर। जो रोम है वो भी दो टाइप की होती है। हम जानते हैं रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम भी दो टाइप की होती है। देखिए रोम है क्या, रोम में डेटा हमेशा परमानेंटली स्टोर किया जाता है ना। परमानेंटली स्टोर मतलब नॉन वोलेटाइल है, चाहे पावर ऑफ कर दो तब भी उसमें डेटा बना रहेगा, है ना। ये रीड ओनली मेमोरी है, मतलब उसमें जो डेटा होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे बहुत जगह ये यूज किया जाता है। ओके, ये रोम भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम का मतलब होता है ऐसे रोम जिसमें हम प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे बस, उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, हाँ, तो उसको हम पी रोम कहते हैं, प्रोग्रामेबल रोम। ओके, अगर ऐसे पी रोम जिन पे हम इस डेटा को इरेज कर सकें, एकदम गायब कर सकें, उसके अंदर लिख नहीं सकें, उसको हटा कर दूसरा डेटा डाल सकें, है ना, तो वो कहलाते हैं इरेजेबल पी रोम। क्लियर। इरेजेबल का मतलब होता है मिटाने से। अब जो इरेजर है, जो मिटाने का काम अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम बुलाते हैं। अगर हम अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज करते हैं तो वो यूवी इरेजेबल पी रोम कहलाते हैं। क्लियर। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम पी रोम होते हैं। क्लियर है ये चीज़। ओके, तो हमने देखा जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी दो टाइप की होती है, डायनामिक रैम डी रैम और स्टैटिक रैम। रोम भी दो टाइप की होती है, एक तो पी रोम होती है, एक ई पी रोम होती है। ई पी रोम भी दो टाइप की होती है। ई पी रोम इरेजेबल, ई पी रोम अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाया जाता है तो वो यूवी ई पी रोम होता है। अगर वो इलेक्ट्रिकली मिटाया जाता है तो वो ई पी रोम होता है। क्लियर। अब हम एक स्पेशल टाइप मेमोरी की बात करते हैं, कैश मेमोरी। कैश पढ़ते हैं इसको, कैश मेमोरी। देखो, जैसे हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर या सीपीयू डेटा का आदान प्रदान बहुत फास्टली करता है और वो प्राइमरी मेमोरी के साथ करता रहता है, टकाटक, है ना। अब सीपीयू की एक मैक्सिमम इफ़िशियंसी होती है, मैक्सिमम कार्य क्षमता होती है। अगर वो प्राइमरी मेमोरी के साथ काम करता है तो उसकी मैक्सिमम कार्य क्षमता नहीं आ पाती। ऐसे मान लो एक कोई कार है, कार अगर वो उसकी कोई एक मैक्सिमम स्पीड होगी कि वो मैक्सिमम इतनी तेज़ी से दौड़ेगी, अगर उसको सब चीज़ें अच्छी मिलें, अच्छी रोड्स मिलें या जो उसकी नॉर्म्स हैं अगर वो मिलें तो वो अच्छी दौड़ सकती है। तो अगर वो एक बेकार रोड पे दौड़े तो वो अपनी मैक्सिमम, जैसे वो 100 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकती है मैक्सिमम, तो वो बेकार रोड पे 100 किलोमीटर आवर नहीं जा पाएगी, वो 60 किलोमीटर पर आवर ही जा पाएगी, है ना। तो ऐसी रोड्स बनानी पड़ेगी जिसके लिए वो मैक्सिमम अपनी इफिशियंसी कवर कर ले। ऐसे ही सीपीयू प्राइमरी मेमोरी के साथ जब काम करता है तो वो मैक्सिमम इफिशियंसी नहीं ला पाता है। तो सीपीयू, तो इसका निवारण करने के लिए एक मेमोरी यूज की जाती है, कैश मेमोरी। जैसे जो सीपीयू बार बार डेटा यूज करेगा वो कैश मेमोरी में देता रहेगा, कैश मेमोरी में सेव करता रहेगा। कैश मेमोरी बहुत बड़ी मेमोरी नहीं होती, नहीं तो आप कहेंगे कि प्राइमरी मेमोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैश मेमोरी लगा दो। ये बहुत महंगी मेमोरी है, इसीलिए ज़्यादा कैश मेमोरी हम नहीं लगा सकते, वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए हम छोटी कैश मेमोरी लगाते हैं। तो सीपीयू कुछ इम्पोर्टेंट जो
बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है उसको कैश मेमोरी में सेव रखता है, और जैसे ही उसको अब वो यूज करना है तुरंत ले लिया। अब वो इतनी दूर वहाँ नहीं लेने जाएगा, वो कैश मेमोरी से उठा लेगा। ओके, तो कैश मेमोरी मेनली एक ब्रिज का काम करती है या एक बफर, हाई स्पीड बफर का काम करती है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है। क्लियर? कैश मेमोरी सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि वो फास्ट मेमोरी का काम करे, है ना। जो सीपीयू की जो प्रोसेसर की स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड में लाने की कोशिश करें। ये एक हाई स्पीड बफर का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। क्लियर? जो डेटा सेव करता है, कौन सा डेटा? जो बहुत एक्टिव और डेटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको, एक्टिव डेटा जो लगातार बार बार यूज हो रही हैं उसको। क्लियर है? ये था कैश मेमोरी। क्लियर? यही एक मेमोरी है। क्लियर है? ओके, अब मैं एक और चीज़ की बात करते हैं, रजिस्टर्स की बात। रजिस्टर्स, देखो हमें पता है सीपीयू मेमोरी के साथ तालमेल बिठाता है। सीपीयू यहाँ पे कैश मेमोरी भी लगी है। ओके, तो ऐसे बात मान लीजिए, जैसे कोई इंसान है, परीक्षा दे रहा है, वो बार बार अगर पानी पिएगा तो क्या करेगा? पानी की बोतल अपने पास रख लेगा। सीपीयू भी यही करता है। सीपीयू जिस डेटा को, जो एक्टिव डेटा है, बार बार यूज होने वाले डेटा को बार बार यहाँ से नहीं लेने जाएगा, वो अपने पास कुछ इंतजाम करता है जिसमें वो सेव कर सके। वही जो सेविंग का है वो रजिस्टर्स होते हैं, वो सीपीयू के अंदर होते हैं, सीपीयू का पार्ट है, ना कि मेमोरी का। जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक्टिव डेटा को वहाँ पे रखते हैं। क्लियर है? ये एक स्पेशल मेमोरी यूनिट्स है, इसका नाम होता है रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स सीपीयू के पार्ट है, ना कि मेन मेमोरी के।